बकरीद को लेकर दिल्ली तैयार है। मुस्लिम समुदाय अपने पर्व को लेकर उत्साहित है। वहीं पुलिस इस बात को लेकर सशंकित है कि पर्व के दौरान कोई घटना न हो जाए, इसके लिए तमाम एहतियातन कदम पुलिस ने उठाया है। वहीं सरकार की तरफ से भी बकरीद को लेकर गाइडलाइंस बनाई गई है और सभी को उसी अनुरूप त्यौहार मनाने की अपील की गई है। मुस्लिम समुदाय का पवित्र त्यौहार बकरीद को लेकर जहां बाजार गुलजार हैं, वह प्रशासन भी शांतिपूर्वक त्यौहार गुजर जाए इसकी तैयारी में लगा हुआ है। बकरीद को लेकर दिल्ली में अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई है। उत्तर पूर्वी जिले में करीब 1100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया गया। सेंट्रल दिल्ली पुलिस भी अलर्ट के मूड पर नजर आई। अजमेरी गेट चौराहे से बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसकी अगुवाई खुद डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने किया। फ्लैग मार्च का मकसद लोगों को शांति और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने का संदेश देना था। पुलिस ने साफ कहा है कि सुरक्षा को लेकर हर इलाके में पुलिस तैनात रहेगी। वह जामा मस्जिद इलाके में भी ईद की तैयारियों को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। लोग कुर्बानी के लिए बकरे खरीद कर ले जाते नजर आए। लोगों और दुकानदारों का कहना है ईद के दौरान साफ सफाई और आपसी भाईचारा सबसे ज्यादा जरूरी है। बकरीद के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रोहित राजवीर हैं। सर, ये फ्लैग मार्च निकालने का मकसद क्या है और बकरीद को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए, जितने भी बड़े फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पे आते हैं उनसे पहले हम एक फ्लैग मार्च निकालते हैं। दिस इज़ जस्ट टू पोर्ट्रे कॉन्फिडेंस इनटू द पब्लिक कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ यहाँ एक साथ रहती हैं, तो फेस्टिवल सबके आएंगे, कॉमन एरियाज़ हैं, तो सब आपस में मिलजुल के रहें और समन्वय बना के रखें और पीसफुली जो भी त्यौहार है वो निकले। किसी भी तरह की कोई समस्या है उसको हम डील करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आज हमारे पास लोकल फोर्स है, फिर आउटसाइड फोर्स भी आएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट के मूड पर नजर आई। इलाके में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए डीसीपी राहुल अलवाल ने न्यू सीलमपुर और जाफराबाद में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने संवेदनशील इलाकों और बाजारों में पैदल गश्त कर लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाया। डीसीपी अपने साथ शिकायत पेटी लेकर पहुंचे ताकि स्थानीय लोग अपनी शिकायत और समस्या सीधे पुलिस तक पहुंचा सकें। पुलिस का कहना है कि शिकायत पेटी की निगरानी खुद डीसीपी करेंगे और हर शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है। आने वाला जो त्योहार है सभी लोग शांति से इसके ऊपर इसको मनाएं और अमन शांति रखें। सब भाई बंधु कंधे कंधे मिला के इसको एक अच्छा एक आइडियल सिचुएशन लगाए। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन ये जो त्योहार होते हैं यही हमारे अच्छी परीक्षा होती है जहाँ पे हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए। तो मेरा यही उनको फिर से दोहराने का बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि लोग वही जो चीज़ें सीखी हैं, जानी है, वो अमल करें। दिल्ली सरकार की तरफ से बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है और ये मैसेज दिया गया है कि सभी को त्यौहार के दौरान सख्ती के साथ गाइडलाइंस का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस में किन बातों का उल्लेख किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न हो। गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध है। बिना लाइसेंस वाले जगहों पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल अधिकृत स्थानों पर ही हो पाएगी। सड़क, गलियों या सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर रोक है। जानवर का खून नाली या सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली में न बहने दें। त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। सभी जिलों में आरआरटी टीमों का गठन किया गया है और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। कुल मिलाकर बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि त्यौहार को सभी सौहार्दपूर्ण अंदाज में मनाएं और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी कोई समस्या पैदा न हो। इसके साथ ही सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के गाइडलाइंस का पालन हो। सभी लोगों को ये समझना होगा कि त्यौहार शांति के साथ मनाया जाता है और ये समाज को जोड़ने के लिए होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। इसमें पहला सवाल है कि बकरीद को लेकर सुरक्षा तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि सरकार के गाइडलाइंस का कितना पालन होगा। तीसरा प्रश्न है कि त्यौहार पर भी अशांति की गुंजाइश क्यों है। ऐसा क्यों है कि त्यौहार के दौरान यह आशंका है कि कहीं पर अशांति फैल सकती है। तो ये हमारे प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे।
बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय जहां अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रहा है, तैयारी कर चुका है, तो दूसरी तरफ प्रशासन इस बात के लिए लगा हुआ है कि कल का दिन जो बकरीद का दिन है कहीं पर कोई अशांति ना हो, हिंसा ना हो। इसके लिए फ्लैग मार्च की तस्वीरें आपने देख ली, पैदल मार्च की तस्वीरें आप देख ली, आपने देखा। लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तो चले सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। ममता त्यागी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। और एलन राव साहब हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले राव साहब आपके पास ही आता हूं। सिक्योरिटी के कंसर्न से दिल्ली की जो डेमोग्राफी है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किस तरीके से ये तय होता है कि कौन सा इलाका संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, और इस तरीके की जो त्योहारों के दिन हैं उसके लिए पुलिस क्या विशेष तैयारी करती है? कुछ तैयारियां तो हमें नजर आती हैं, जो हम देखते हैं कि फ्लैग मार्च हो रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, बाइक के जरिए पेट्रोलिंग हो रही है। इसके अलावा भी बैक चैनल से भी तो बहुत सारे प्रिपरेशन हो रहे होते, कैसी तैयारियां होती हैं? जी नमस्कार धर्मराज जी सर, वो पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार, और कल की आने वाली बकरीद के लिए सभी भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूं एडवांस में। देखिए, दिल्ली पुलिस हमेशा से जो भी कोई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, खासतौर से रिलीजियस फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स भी कहिए, जिसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे इंतजाम करने में दिल्ली पुलिस बड़ी सक्षम और कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स है। और आपने देखा होगा कभी भी ऐसा कोई घटना ऐसी इन त्योहारों में नहीं हुई है। वो इसका यही एक परिणाम है कि दिल्ली पुलिस अपना अरेंजमेंट पूरे तरीके से करती है। जैसे आपने अभी बताया कि ड्रोन से करना है, पेट्रोलिंग करना, और अभी मैं सुन रहा था DCP सेंट्रल श्री राजवीर सिंह, रोहित राजवीर को, तो वो सारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स यहाँ पर हैं जो, और ऐसे दूसरी बात यह है कि ऐसे इलाके जितने हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को कैटेगराइज किया हुआ है, जहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पर किसी एक समुदाय की ज्यादा है और किसी कम है, उनको कैटेगराइज किया हुआ है, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। और खास तौर से जो बैकग्राउंड की बात आप कह रहे हैं वो ये है कि ऐसे त्योहार से पहले यहाँ पर थाना लेवल कमेटी और पूरी सौहार्दपूर्ण सारा त्योहार का ये निकले, पहले से मीटिंग की जाती है। वहाँ के जो मौजूद आदमी है उनके साथ में पुलिस ऑफिसर्स, डिवीजन ऑफिसर्स और बीट ऑफिसर्स और SHO लेवल पे और ACP लेवल पे सारी मीटिंग्स करके और उनको सबको तहकीकात किया जाता है कि आप लोग कोई भी किसी प्रकार की ऐसी कोई अप्रिय घटना होने से कोई भी हो तो बताएं। और ऐसे में कोई सामाजिक तत्व भी इसमें कोई अपना फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बारे में दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इंटेलिजेंस अपना कलेक्शन करती रहती है। कोई भी आदमी अगर कोई इस प्रकार से कोई कोशिश करेगा सौहार्द बिगाड़ने की और शांति भंग करने की, कोई कर सकता है, कोई भी, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, वो समय रहते उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। और जो रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाने वाले समुदाय हैं जो भी हैं, उनको भी तहकीकात की जाती है कि अपने बीच में देखें कोई इस प्रकार का कोई गड़बड़ी फैलाने वाला तत्व अगर आपके नोटिस में हो तो तुरंत पुलिस को बताएं, ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और ये सारे के सारे त्योहार बहुत ही सौहर्द तरीके से मनाया जाएगा। कल की बकरीद, जिसे कहते हैं हम मुस्लिम भाइयों के लिए बड़ा फेमस त्योहार है। जिस प्रकार से हमारा दिवाली होता है ऐसे इनका ये त्योहार होता है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हम दिवाली बड़ी शांतिपूर्ण मनाना चाहते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि उनका त्योहार भी बड़ा शांतिपूर्ण मने। तो इसमें सभी हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर भी इसमें बड़ी मदद करते हैं। कोई भी जो उस एरिया में हिंदू भाई रहते हैं, वो भी जिस एरिया में यहाँ पे मुस्लिम भाइयों का ये त्योहार है, वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोग भी उनको साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े प्यार मोहब्बत से, आप कल देखेंगे किस प्रकार से ईद मिलन होता है इसकी नमाज के बाद, तो वो सारा अच्छा देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस के सारे ऑफिसर से बड़े कॉम्पिटेंट हैं और किसी प्रकार। ठीक है राव साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ममता त्यागी जी, अब आपके पास आ रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, क्योंकि हर त्यौहार में जो असामाजिक तत्व हैं वो अवसर तलाश करते हैं
और त्यौहार सबसे मुफीद वक्त होता है, वो हर तरीके के लोग हो सकते हैं, हर तरफ के लोग हो सकते हैं जो ऐसे मौक़ों में अवसर तलाशते हैं। दिल्ली पुलिस की पहले तैयारी के बारे में बात कीजिए और आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई भी त्यौहार हो, हम हिंदू धर्म के त्यौहार की बात कर ले, मुस्लिमों के धर्म के त्यौहार की बात कर ले, इसमें पुलिस प्रशासन को इतनी मुस्तैदी करनी पड़ती है। नमस्कार धर्मराज जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। देश का या दिल्ली का 99% या 99% व्यक्ति ऐसा कह लीजिए जो सौहार्दपूर्ण से अपनी जिंदगी, अपने त्योहार जीना चाहता है, लेकिन 1% जो तत्व होता है, असामाजिक तत्व कह लीजिए, जिन्हें शायद चैन ही जब मिलता है जब तक कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो। तो इस न्यूसेंस से बचने के लिए कि 99% लोग अपने त्योहार, अपनी चीजें अच्छे से मना सके, हमारी दिल्ली पुलिस इसमें पूरी तत्पर ढंग से अपना कार्य करती है। और मैं कभी कभी तो ऐसा भी देख के लगता है, ये कहूंगी कि हमारे पुलिस वालों के लिए तो देखा जाए उनकी होली और दीपावली कुछ रहते ही नहीं है, उनके कोई त्योहार मनते ही नहीं है अपने परिवार के साथ, क्योंकि अधिकतर लोग 90% लोग उनमें से ड्यूटी पर होते हैं और उन्हें स्पेशली कह दिया जाता है कि होली दीपावली पर तो आपको छुट्टी मिलेगी ही नहीं। तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी दिल्ली और देश के लिए हमारी पुलिस जितने भी सीमा बल है वो सब हमारे देश के लिए 24 आवर्स 7 लगातार कार्य करते हैं। लेकिन अब 1% को कंट्रोल करने के लिए, कह दीजिए कि उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमें सिक्योरिटी चाहिए, जो सुरक्षा की भावना 99% लोगों के मन में होनी चाहिए, उसे सिक्योर करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है, ड्रोन द्वारा चीजें देखी जाती है। क्यों? क्योंकि बकरी ईद पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये कुर्बानी देने के बाद में ब्लड को इधर उधर फेंक देना या हड्डियों को इधर उधर निस्तारण कर देना, या वो जानवर जो बैन हैं जैसे गाय हो गई, बछड़ा हो गया, ऊंट हो गया, उनकी बलि वो इसलिए नहीं करते कि वो चाहते, इसलिए कि उन्हें करना था, नहीं, वो सिर्फ उनका एक ही तत्व होता है कि वो असामाजिक तत्व न्यूसेंस क्रिएट करना होता है, एक कहीं ना कहीं दुर्भावना पैदा करनी होती है, उस साजिश के तहत ये किया जाता है। इसलिए पुलिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो को देखूं तो हाँ, दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल है। सबको कहूंगी कि बकरीद अच्छे से मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन उन लोगों का भी ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में ऐसे एरिया हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं, जहाँ हिंदू खुद ही माइनॉरिटी में बहुत कम है। तो उन लोगों को भी दिक्कत ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। दिल्ली में जो अभी कपिल मिश्रा जी ने, हमारे मंत्री जी ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो बहुत सही ढंग से अप्लाई हो, यह भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सबको ठीक फील होना चाहिए, किसी के भी मन में या असामाजिकता तो ऐसा ना करे कि उन हड्डियों का या ब्लड को कहीं पब्लिक प्लेस पे डिस्कार्ड करने की कोशिश करे, वो भी सिर्फ इस इंटेंशन से कि देखो मैं देखता हूँ इसके बाद में क्या करा सकता हूँ। तो उस इंटेंशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और मैं मानती हूँ ये त्योहार बहुत अच्छे से गुजरेगा, बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे देश और दिल्ली में जिस तरह से कार्य चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग माइंडसेट, मैंने देखा था अभी कपिल मिश्रा जी ने जब अपनी ये वीडियो जारी की या अपना संदेश जारी किया या नियमावली जारी की, तो बहुत से लोग इस पर भी कष्ट उठाने, दिक्कत होने लगी। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग जिन्हें कष्ट हो रहा है उनके माइंडसेट सिर्फ एक होता है, क्योंकि उनके हिसाब से जितना भी पानी है वो होली पे बचना चाहिए। जो दिल्ली का या देश का भूस्तर नीचे जा रहा है वो सिर्फ होली के पानी की वजह से जा रहा है। अंटार्कटिका की जो बर्फ पिघल रही है वो दीपावली पे दियों से फैल रही है। तो क्योंकि उनका एक माइंडसेट होता है कि जबकि मैं कहती हूँ गाइडलाइंस हर चीज के लिए होती है, हर त्योहार के लिए होती है, उसी के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। तो डेफिनेटली हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके त्योहार अच्छे से मने। ठीक है, फेयर है ममता जी। वैभव, आपके पास आता हूँ। दो चीजें हैं, किसी भी धर्म का त्यौहार हो उसको लेकर एक उत्साह होता है और सभी लोग चाहते हैं कि कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो फेस्टिवल के दिन। ये हर धर्म का आदमी चाहता है, टॉप टू बॉटम जिस भी धर्म को, जाति को पकड़ लें, न्यूसेंस कोई नहीं चाहता, किसी भी दिन न्यूसेंस नहीं चाहता, त्यौहार के दिन में तो बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद घटनाएं होती हैं और जब घटनाएं होती हैं कुछ इनपुट्स होते हैं जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है, जो इस बार भी दिल्ली पुलिस और बाकी राज्यों में पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये क्यों हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, अगर एक गाइडलाइन सरकार की तरफ से बनाई गई है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो क्या उसको किसी को पालन करने में आपत्ति होनी चाहिए या उसको 100% पालन करना चाहिए?
धन्यवाद जी। सबसे आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो कल बकरीद का फेस्टिवल है और सभी देश के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपसी अमन और सौहार्द इसी तरह कायम रहे। पहली बार मैं ममता बहन की बात से सहमत हूँ कि इस देश में और दिल्ली में हर जगह 99% लोग हैं जो सौहार्दपूर्ण रहना चाहते हैं और सौहार्दपूर्वक ही सारे फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। केवल वो 1% है, और वो 1% किस पार्टी के हैं मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। उन्होंने खुद इस बार क्लियर कर दिया कि वो 1% लोग कौन है, चाहते नहीं है कि देश में अमन और सौहार्द बचा रहे, और वो सब जानते हैं कि कौन है कि 1% में। बहरहाल देखिए, आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक था, लेकिन क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी बांटने वाली बातों से, उनको आईना भी जरूर दिखाऊंगा मैं इसी समय अपने टाइम में ही। देखिए, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की हमें कॉम्पिटेंसी पे ना पहले कभी प्रश्न चिन्ह था ना अभी। होता क्या है, दिल्ली पुलिस जिसको पॉलिटिकली रिपोर्ट करती, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको रिपोर्ट करती है, उसकी इनकम्पिटेंसी की वजह से हमारी फोर्सेस या तो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं या फिर वो आउटकम नहीं आता है। मुझे लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में चाहे फेस्टिवल्स नहीं, 24 घंटे और 365 दिन इस तरह का माहौल रहना चाहिए जिसमें किसी भी लोगों को सुरक्षित महसूस हुआ जाए। यहाँ पे देश पे नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स हैं, एम्बेसीज हैं, कई सारे, हर समय लाखों विदेशियों का फुटफॉल रहता है दिल्ली में। तो उस ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए दिल्ली हमेशा ही सुरक्षित रहनी चाहिए। अब मैं आपके सामने बस एक हफ्ते का आंकड़ा पढ़ूंगा कुछ, दिल्ली के पुलिस की किस और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी सशक्त है दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए। 26 मई अमर कॉलोनी खजूरी ख्वास में 3 मर्डर केसेस। 24 मई पीरागढ़ी में डबल मर्डर केसेस, 60-year-old एक लेडी का एसयूवी चढ़ा के उसकी मृत्यु कर दी गई। मई 23-24 को आजाद नगर, 20-21 में गोविंदपुरी वेलकम एरिया में, इस तरह लगभग 20 मई को रोहिणी और सुभाष नगर इलाके में, सुभाष पैलेस इलाके में। और ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो मीडिया में आई हैं। मैं केवल एक हफ्ते का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, डकैती हो चुकी है, सारी इस तरह की सारी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी, गैंग वॉर भी हुआ है जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली है। माय पॉइंट इज कि होता क्या है, आपको धर्मराज जी मैं याद दिलाऊं कि मुंबई में लोकल चलती है, तो मुंबई में लोकल में क्या होता था कि पहले हमेशा इस तरह के इंसिडेंट्स होते थे, ओवर क्राउडिंग की वजह से 2-4 लोगों की रास्ते में चलते हुए या फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी। पहले मुंबई की मीडिया, मुंबई मिरर, कई सारे इस तरह पत्रकार, पोर्टल्स, ये सब न्यूज रिपोर्ट करते थे। बाद में वो रिपोर्ट करना भी छोड़ दिए। क्यों? और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हत्याएं कम हो गई, नहीं, हत्याएं अभी लगातार उस तरह हो रही हैं, लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और हत्याएं मैं इसलिए करूंगा क्योंकि सिस्टम की वजह से ये मृत्यु हो रही है, तो ये लगातार वो मृत्यु हो रही है, लेकिन वो मीडिया ने रिपोर्ट करना छोड़ दिया। यही सेम हाल दिल्ली का भी है। मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, मैं इतनी बार डिबेट पे आया हूँ, बता दीजिए कितनी बार दिल्ली की सुरक्षा के मुद्दे पर हम लोगों ने डिबेट की है? मुझे तो याद नहीं है, 1 या 2 बार छोड़ दिया जाए तो, और वो भी हम लोग जब मुद्दे उठाते हैं तब मीडिया कभी दिल्ली के सिक्योरिटी इश्यूज पे कभी डिबेट भी करती है। मतलब मैं अपना आकलन आपके चैनल का बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार दिल्ली हमारी कैपिटल है, राजधानी है, देश विदेश की नजरें रहती हैं, इसलिए दिल्ली में इस तरह की हमेशा एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आम जनमानस सुरक्षित महसूस करे। और दिल्ली पुलिस की, हम फिर से कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की काबिलियत पे ना पहले कभी शक था हमें। ठीक है वैभव, ठीक है। देखिए, इसमें मैं बाकियों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, हमारी गारंटी लेता हूँ। और कई मर्तबा इधर पिछले सप्ताह 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में नहीं हुआ होगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, धर्मराज जी, हाँ, मैं आपके चैनल पे लगभग 1.5 साल से आ रहा हूँ। हाँ, मैं, हो सकता है कि ऐसा हो जब मैं ही नहीं आ रहा हूं तभी आप मुद्दे उठा रहे हो, हो सकता लेकिन है, जब तक मैं आया हूं, जहां तक मैं बताता हूं, हो सकता है, मैं एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसमें एलन राव साहब कई बार हमारे मेहमान रहे हैं। सर, आप पुष्टि करते इस बात को लेकर कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार हमने चर्चा की है और आप उसमें गेस्ट रहे हैं, हमने आपको बुलाया है। जी धर्मराज जी, बिल्कुल, मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से और खास तौर से दिल्ली पुलिस के लैंड ऑर्डर पे कई बार चर्चाएं हुई हैं। बिल्कुल, मतलब मुझे अभी एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट हाँ ये है कि निकट भविष्य में 15, हाँ
इधर हाल फिलहाल नहीं किया होगा, बट हमने खूब किया है, ऐसा नहीं है, जब जरूरत होती करते हैं। धर्मराज जी, मैं इसको एज अ फीडबैक, हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने, बाबा मैं समझ गया, मैंने कहा ना, आपने कहा तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपना भी पक्ष थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। बाकियों की मैं गारंटी नहीं लेता, बट अपना पक्ष तो मैं रख ही सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब घटनाएं कुछ हो जाती है उसके सामने, जब आप देखिए भारत में पॉलिटिक्स की बात होती है, जब अगर हम किसी दिन सोचते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें तो उस दिन कोई पॉलिटिकल बड़ा इवेंट हो जाता है, तो हमें पॉलिटिकल इवेंट की तरफ स्विच करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, वो तय होता है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और बकरीद की बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, पूरे समुदाय को। प्रश्न मेरा सीधे सीधे यही है, दिल्ली पुलिस की तैयारियां मुकम्मल आपको नजर आ रही है? कोई शिकायत है आप लोगों को? क्या कोई, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरीके के तामझाम से पैनिक वाली स्थिति भी बनती है, लेकिन कई जगहों से हमने रिपोर्ट्स मंगवाई तो लोग खुश हैं कि पुलिस कोशिश कर रही है, प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि शांतिपूर्वक सब कुछ संपन्न हो जाए। देखिए धर्मराज जी, जिस तरीके से 2014 के बाद से पुलिस हो या अदालतें हो या और जहाँ भी संस्थान है देश के, वहाँ पर जिस तरीके का हमने अभी देखा है, अभी फिलहाल में जब से जो है बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है और ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, तो जिस तरीके से अभी मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, अभी ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे हमारे भाई भी, और मैं भी यही बात कर रहा हूँ लगातार कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे जमुना पार की खराब है। आप देखते होंगे आए दिन रिपोर्टिंग भी होती है, आपके यहाँ के लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ गैंगवार होती है, और कोई दिन नहीं जाता जैसे यहाँ पर किसी तरीके का कोई मर्डर की कोई घटना ना हो, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता। मगर हम बात बकरा ईद पे कर रहे हैं, तो मैं बकरा ईद पे बात करना चाहूंगा आपसे कि बकरा ईद के त्योहार को लेके जिस तरीके से पुलिस जो है और जो गाइडलाइन जो दिल्ली की सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, मैं कहना चाहता हूँ जो मुस्लिम त्योहार जब आते हैं तभी इसी तरह की गाइडलाइन बनाई जाती है, उनके ऊपर थोपी जाती है बातें कि गायें काटी जाती हैं, बछड़े काटे जाते हैं। तो मैं भी 42 इयर्स का हो चुका हूँ, मैंने तो आज तक धर्मराज जी कोई ऐसा एक्सीडेंट दिल्ली के अंदर नहीं देखा जब कहीं गाय की बलि दी जा रही हो या बछड़े की बलि दी जा रही हो। तो ये नैरेटिव एक सेट किया जाता है कि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करा जाता है कि वो इस तरीके की जो प्रतिबंधित चीजें हैं उनको काटने का काम करते हैं, तबकि बकरा यहाँ पर काटा जाता है। तो दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी की सरकार है, साफ सफाई का मामला आप देख लीजिए, मुस्लिम एरिया में आके देख लीजिए कितना भेदभाव हो रहा है, कितना मुस्लिम एरिया में आकर जो अधिकार जो यहाँ पे लोग काम करते हैं एमसीडी के हो या दिल्ली सरकार के हो, और दिल्ली में अधिकतर हमारे जहाँ गोंडा में है वहां पर भी विधानसभा में अजय महावर है विधायक है, वो किस तरीके से मुसलमानों के यहाँ ना वोट मांगने आते ना यहाँ का काम करते। तो ये भेदभावपूर्ण जो रवैया है बीजेपी का, इसको अपनी रवैया को जो देखते हुए जब भी तो लोग ये लगातार ये निशाना बनाने का काम करते हैं। तो हम लगातार, हमारी कांग्रेस पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है और सबके साथ की बात करती है, और हम कभी भी किसी को देख के राजनीति नहीं करते, हम तो सबको एक ही एंगल से देखते हैं। और जो बैड एलिमेंट्स की बात चल रही थी लगातार, कौन लोग हैं जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कौन है बजरंग दल, उसे बैन कर दीजिए। सारा सिस्टम दिल्ली का नहीं देश का सिस्टम ठीक हो जाएगा। एक दल है जो पूरे देश में हिंसा दंगा फसाद लगातार कर रहा, उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरीके की मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर दिल्ली सरकार को अगर स्टेप लेना है तो जो एमसीडी है उनके एमसीडी में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। जो गली में जो घूमते हैं जिसमें कूड़ा उठाया जाता है उनकी तादाद एक वार्ड में 2 या 3 होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से किसी तरीके से कोई काम दिल्ली में काम दिखता हुआ नजर नहीं आता। धर्मराज जी ठीक है, ममता जी कुछ कह रही थी, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आप कर लीजिए, फिर मैं राव साहब के पास जाऊंगा। हाँ जी, मैं 3 चीजों का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो मैं अपने साथी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव जी को एक बात बता दूं कि भाजपा की जो सदस्यता है वो 14 करोड़ है, यानी 10% है पूरे देश की आबादी का। हम 1% नहीं है, हम 10% है। तो ये बात समझ लीजिए, और हम 10% वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसकी वजह से 90% सुरक्षित है। पहली बात। दूसरा, ये बात करते हैं दिल्ली पुलिस के, इन्हीं के विधायक तो थे अमानुल्लाह खां, जिन्होंने जामी नगर पे जो पुलिस की टीम इंटेरोगेशन के लिए गई थी उसी पे हमला कर दिया। दूसरा, ताहिर हुसैन का नाम भूल जाते हैं और ये बात करते हैं सिक्योरिटी की, अमन की, चैन की। किस मुंह से बात ही आप कर पाते हैं? ताहिर हुसैन और आप ये जो अभी
साहब थे जो बोल रहे थे, वो भी अगर दक्षिण पूर्वी दिल्ली में रहते तो मैं बता दूं, मैं भी इस दिल्ली की निवासी हूँ। यहाँ पर ताहिर हुसैन ने क्या कहर बरपाया था ये दिल्ली का बच्चा जानता है। तो यह बातें मत करिए, क्योंकि इससे आप अपना ही चरित्र दुनिया और दिल्ली के लोगों के सामने ले आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी फिर से, जहां मुस्लिम एरिया है, डेफिनेटली मैंने फिर से कहा था कि 99% मुस्लिम हो या हिंदू हो अमन चैन से रहना चाहता है, अपना त्योहार अच्छे से मनाना चाहता है। लेकिन 1% वो व्यक्ति है कि जो वो डैमेज करता है, वो इतना ज्यादा डैमेज है कि आपस में वेमिनिसी की लिमिट क्रॉस होता है। और दूसरी बात, मैं बजरंग दल की बात करना चाहूंगी। बजरंग दल देश के लोगों की कितनी भलाई का काम करता है, हो सके तो कभी उस पर भी नजर डाल लीजिएगा। इस चीज के बारे में कहना चाहूंगी कि आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि इनका दर्द हमारा दर्द कहानी है, इनका खून हमारा खून पानी है। दर्द ही होता है, खून ही होता है, पानी ही होता है। तो दोनों की चीजों को आपस में रिलेट मत करिए। बस हमेशा ये ध्यान रखिए, त्योहार चाहे हिंदुओं का हो, दीपावली पे भी गाइडलाइंस जारी होती है, होली पे भी गाइडलाइंस जारी होती है, तब शायद आपको गाइडलाइंस नजर नहीं आती। लेकिन जब आपके इस पे त्योहार पे गाइडलाइंस जारी हो रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वातावरण में सुख और शांति बनी रहे, लोगों को दिक्कत ना हो, तो आपको कष्ट हो रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि दीपावली के समय पटाखे कम चलाइए, ग्रीन पटाखे चलाइए, तो बकरी ईद पर भी अगर रिक्वेस्ट करी जा रही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि सेकुलरिज्म ऐसा सेकुलरिज्म है जिसे कहा जाता है कि हिंदू सप्रेशन इज द सेकुलरिज्म। नहीं, वो सेकुलरिज्म नहीं है, वो सप्रेशन है। और हिंदू शोषण को अगर आप सेकुलरिज्म कहते हैं तो आपको सेकुलरिज्म की भाषा बदलनी होगी। सेकुलरिज्म हिंदुओं के लिए भी उतना मायने रखता है जितना मुस्लिम के लिए मायने रखता है। विक्टिम कार्ड नहीं खेलिए। आप और हम सभी इस देश और दिल्ली के निवासी हैं और लोकतंत्र के साथ जी रहे हैं, लेकिन एक ही माइंडसेट से चीजों को मत देखिए। और दिल्ली के मैंने जो नेताओं के, आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम लिए, ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह खां, दिल्ली का बच्चा उनके बारे में जानता है। तो अमन चैन की बातें करने से या दिल्ली पुलिस की तारीफ करने से वैभव श्रीवास्तव जी आपके पाप धुलने नहीं वाले हैं। और आप ही के पार्टी के वो लोग हैं जो केजरीवाल जी कहते थे कि राम मंदिर क्यों बनाया, नानी जी मेरे सपनों में आ गई थी, और बाद में राम मंदिर का दर्शन करके कहते हैं मुझे जो आत्मिक सुख यहाँ मिला, ठीक है, आज तक नहीं मिला। तो इस तरह की चीजें मत करिए। नहीं, ठीक है ममता जी, देखिए ममता जी पॉलिटिकली कई बार कई ऐसी बातें कही जाती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की तरफ से जो उनको पॉलिटिकली सूट करता है, और वो अपने पॉलिटिकली अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने टारगेट ऑडियंस को, पब्लिक को टारगेट करने के लिए करते हैं, बातें करते हैं, एक्ट करते हैं। तो वो तो पॉलिटिकल चीजें हैं। मेरा मसला यहाँ पर दूसरा है कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, दिल्ली में नवरात्र कहते हैं, नवरात्रि हो, ईद हो, बकरीद हो, इन त्योहारों के दौरान जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का वर्कलोड बढ़ जाता है। राव साहब ये बताइए, आज से 15-20 साल पहले सर क्या इतना लोड रहता था? आज का लोड कुछ ज्यादा हो गया है इन त्योहारों पर, हालांकि हमेशा रहता ही होगा, बट इधर कुछ सालों से ज्यादा हो गया, क्योंकि आज जैसे जो एक गाइडलाइंस पुलिस की तरफ से बताया गया कि सोशल मीडिया पर बड़ा नजर रखा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपनी बातें हजारों लोगों तक आप फेक चीज भी कम्युनिकेट कर देंगे और बवाल कट जाएगा। तो इतने चैलेंजेस तो आज से 15-20 साल पहले नहीं रहते होंगे सर? धर्मराज जी, बिल्कुल आपने सही आकलन किया है, क्योंकि 15-20 साल पहले वो स्थिति नहीं थी जो आज की डेट है। उसका वजह सिर्फ यही है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, और इसके अलावा हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ऐसे उग्रवादी तत्वों के ऊपर भी रहता है, जो कि ऐसे मौकों पर कोई भी अपना कृत्य करने के लिए, कुकृत्य करने के लिए कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से रिलीजियस फंक्शन के दौरान वो ऐसी गड़बड़ी फैलाएं ताकि हमारे देश की अमन शांति भंग हो। तो इसलिए आज की डेट में हम और ज्यादा अलर्ट हैं, और अलर्ट होने की जरूरत भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें पब्लिक का कोऑपरेशन भी, मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस हमेशा से पब्लिक के कोऑपरेशन के साथ चलती है। हर धर्म के लोगों के साथ में जिनका त्योहार होता है, चाहे हमने आपका जिक्र किया हिंदू मुस्लिम त्योहारों के अलावा सिख भाइयों के त्योहार होते हैं, गुरुद्वारे के टाइम पे बहुत वो निकलते हैं, प्रोसेसस निकलते हैं, और क्रिश्चियन भाइयों का क्रिसमस ईव पर भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं। तो हर धर्म के लिए हम, क्योंकि हम हर धर्म की इज्जत करना जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है,
हम एक धार्मिक सौहार्द बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस उस बात को एम लेकर अपना काम बखूबी करती है। अभी अब एक प्रवक्ता साहब बता रहे थे, शायद वो इसके थे आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली पुलिस की बारे में बता रहे थे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मर्डर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस बारे में मैं बता दूं कि नो डाउट मर्डर हो रहे हैं, लेकिन मर्डर केसेस को पुलिस के द्वारा प्रिवेंट करना, रोकना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मर्डर जो होते हैं वो होते हैं आपसी दुश्मनी से और किसी और वजह से होते हैं, जो कि घरों के अंदर से होते हैं। तो खाली मर्डर केसेस को रोकना, उसको सनसनी फैला देना कि मर्डर हो गया तो कानून व्यवस्था खराब होगी, वो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ऐसा कोई अपराध जो स्ट्रीट क्राइम है, रोबरी है, डकैती है, वो अगर हो जाता है तब डेफिनेटली पुलिस की कामयाबी पर शक किया जा सकता है। लेकिन मर्डर जैसे केसेस, जितने मर्डर बताए उन्होंने, सब में अपराधी पकड़े जा चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसा तो है नहीं कोई पकड़ा नहीं गया है। तो ये इस प्रकार से पुलिस को क्रिटिसाइज करके उसको डिमोरलाइज करने के बजाय ऐसे जो मौके पर पुलिस मेहनत से काम करती है, जैसे ममता त्यागी जी ने बताया कि पुलिस कहाँ से, देखिए अपने त्योहारों को मनाने के लिए नहीं जाती वो कभी भी, किसी भी त्योहार में, ये नहीं हिंदू त्योहार की बात नहीं है। अभी कल जब बकरीद का त्योहार है उसमें मैक्सिमम पुलिस फोर्स प्रेजेंट रहेगी, वो उसमें मुस्लिम भाई भी पुलिस फोर्स में है, वो भी अपना त्योहार नहीं मना पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपना काम बड़ा बखूबी से करना आता है। दिल्ली पुलिस अपने आप में, मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की जो सर इसमें एक बात बताइए, सर इसमें एक बात बताइए, जैसे दो पक्ष हैं, एक पक्ष जिसको हम राइट विंग कह लेते हैं, एक पक्ष जिसको हम लेफ्ट विंग कह लेते हैं। ये दोनों पक्ष बड़ा वोकल हैं और कोशिश ये होती है कि वो दूसरे पक्ष की गलतियों को ज्यादा बताए और अपने पक्ष की तरफ से जो चीजें हो रही हैं उस पे पर्देदारी कर दें, और उसी का नतीजा होता है कि इस तरीके की चीजें नजर आती हैं। अगर दोनों लोग सामने वालों की तरफ पॉइंट आउट करने से बेहतर अपने पक्ष को बेहतर करें तो शायद ये स्थिति न बन पाए। जी बिल्कुल धर्मराज जी, देखिए जो पॉलिटिकल चश्मे से देखने वाले पक्ष जो बता रहे हैं वो अपने अपने मंसूबे क्लियर करने के लिए अपने अपने मकसद से वो बातें करते हैं, मकसद से ही वो बातें करते हैं। उनको अपनी गलतियां नजर नहीं आती, दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब दिल्ली पुलिस के क्राइम की बात कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने कितने अच्छे काम किए वो तो कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया। उन पार्टी वालों ने ये भी नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस में ऐसे अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत से गैंगस्टर्स को पकड़ा भी है, बहुत से गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में सफाया भी किया है। तो ये चीजें भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा कोई क्राइम स्पेट आता है तो वो लोग इसको नैरेटिव बना लेते हैं कि दिल्ली पुलिस काम नहीं अच्छे कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, बहुत दिल्ली क्राइम कैपिटल होगी, ये सब लोग कहते हैं। तो ये अपने अपने उनके मकसद होते हैं, उसको साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उनको सूट करता है, पॉलिटिकली जो सूट करता है, वो अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें इंडिपेंडेंटली एक सच्चाई के साथ रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जी धर्मराज, ठीक है। वैभव, इसमें एक बात ये भी है कि जैसे सरकार की तरफ से अब उसमें एक चीज क्लैरिफाई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कर दिया कि जैसे उन्होंने कहा कि जो बड़े जानवर हैं, गाय, ऊंट, ये सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुआ उसमें कहा गया कि प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि उसका तो उसकी तो कुर्बानी होती ही नहीं है, वो कटता ही नहीं है। उन्होंने एक पॉइंट दे दिया, लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये है, उस गाइडलाइंस में और भी कई सारी चीजें हैं। कई बार ये स्थिति देखने को मिलती है कि जब सरकारी गाइडलाइंस जो जारी हुई है उसका पालन ना करे या फिर उसका उल्लंघन होता है तो पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है, और जब पुलिस इंटरवीन करती है तो उसमें फिर कलेश होता है, फिर वो बवाल मचता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो खून बहता है वो नालियों में ना बहाया जाए, जो जगह फिक्स है उन्हीं जगहों पर आप कुर्बानी करें, कहीं पर भी कुर्बानी ना करें। तो अमूमन देखा जाता है कि इन्हीं चीजों से होती है। सबसे बड़ा दिक्कत उन क्षेत्रों में होती है जहां पर मिली जुली कम्युनिटियां रहती हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, वहां पर ये इशू ज्यादा होता है। वैभव, धर्मराज जी, मुझे लगता है ना कि इसमें रूल्स और एक्ट बहुत क्लियर है, और अगर उस पर डेविएशन होता है किसी भी तरफ से तो उस पर अगर प्रशासन कोई मुझे लगता है अगर कोई एक्शन लेता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। और आई थिंक जो थानों लेवल पे जो पीस लेवल, मुझे राव साहब हैं बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग भी उसमें पार्ट थे, हम लोग भी कभी कई मीटिंग्स में जाते रहे हैं। तो जो पीस कमिटीज होती है, अमन कमेटियां जो बनती हैं थाना लेवल पे, अब तो काफी डिफंक हो गई हैं, पहले बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, आज से 8-10 साल पहले तक।
तो उन कमिटियों का एक काम होता है कि वो लगातार समाज में जो इस तरह के और रिस्पेक्टेड लोग हैं, जो प्रभाव रखते हैं, प्रभुत्व रहते हैं किसी हर धर्म के, उनसे लगातार वार्तालाप में रहते हैं और वो ये इंश्योर करते हैं कि पुलिस की गाइडलाइन, देखिए आप किसी को ना कोई भी गाइडलाइंस बना दी जाए, वो गाइडलाइंस थोपने से अच्छा होता है कि वो खुद लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तभी वो कंट्रोल में आता है। और ये चाहे कोई भी त्योहार हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो हमें याद है कि एक दिन गाजियाबाद की बात है, अभी इसी दिवाली की बात है, जब कुछ पुलिस की पेट्रोलिंग टीम कुछ जगह गई है, वहां पे कि पटाखे 10-11 बजे के बाद नहीं जलाओ, तो उसके बाद भी वहां पे झड़पें हुई है, पुलिस की पेट्रोल पार्टी पे हमले किए गए हैं लोगों की। तो ये होता क्या है कि ये कुछ खाली फ्रैक्शन ऑफ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि, और ये उनको शायद इतनी समझ भी नहीं है कि वो खाली हंसी मजाक में या यूं कहें, होता है ना कि एक अपने ऑरा को मेंटेन करने के लिए, अपने कुछ भी अपने आप का अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। और मुझे लगता है ऐसे लोगों से प्रशासन को बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए। मैं 2-3 क्विक और भी चीजों पे कमेंट कर दूं। राव साहब की बात से मैं बहुत सहमत हूं। मैं राव साहब जी ने मेरा शायद पूरा रिमार्क्स नहीं सुना। मैंने कभी भी दिल्ली पुलिस की एफिशिएंसी पे, उनकी डिलीवरेबल्स पे कभी भी डाउट नहीं किया है। मैंने बार बार बोला है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप को वो रिपोर्ट करते हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप उनको पंगु बना देती है, उनके हाथ बांध देती है। आपने बोला कि 10-12 साल पहले जो स्थिति ये थी और 10-12 साल की स्थिति, प्रेशर आया है। मुझे एक उम्मीद थी कि राव साहब इतने सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, वो एक शब्द का यूज करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स। उन्होंने शायद यूज करना, या मैं तो ये मानूंगा उनके शायद आया नहीं होगा, स्किप हो गया होगा। पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, आप बताइए कितना पुलिस रिफॉर्म्स हुई है? क्या जो पर पॉपुलेशन वाइज जो पुलिस का जो अनुपात है उसको मेंटेन किया गया है? शायद दिल्ली पुलिस में नहीं मेंटेन है। वो बहुत बुरी स्थिति है। जिस तरह के फंड, इनको आर्म एम्यूनिशन, जो भी सपोर्ट सिस्टम जो मुहैया कराए, क्या उस पर बात होती है? नहीं बात होती है। किसको बात करना चाहिए? हमको बात करना चाहिए, आपको बात करना चाहिए, हम सब लोग को मिलकर बात करना चाहिए। तो इसलिए पुलिस पे भी वो दबाव बनता है, जिसपे पुलिस के परफॉर्मेंस पे असर आता है। इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, जो भी दिल्ली में तो प्रिटी बहुत क्लियर है कि किस तरह से जो भी प्रतिबंधित जानवर है उनकी बलि नहीं देनी, और आई वो कमोवेश लगभग लोग पालन करते हैं और उस हिसाब से पालन करना चाहिए। नहीं पालन होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक आप न्यूज में बता देता हूँ बस अपडेट के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली बंगाल सरकार ने गाय की कुर्बानी करने को अलाउ कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी जी ने गाय कटने को अलाउ कर दिया है और बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी, जो बड़ा फ्लैग बियरर बन के चलती है कि गाय माता की बलि नहीं होने देंगे, इतनी निर्लज्ज सरकार है कि इन्होंने गाय की बलि देने के लिए वहां पे बंगाल में अलाउ कर दिया है। आज राजस्थान में, आज की न्यूज है, 500 से ज्यादा गाय मरी पाई गई, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग मैं इसलिए कहता हूं ना, इनकी जो गवर्नेंस है, इनकी बातों पे इसलिए होता है कि ऐसे लोग हैं कि ये लोग गाय के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर राजनीति करते हैं। और वही अलाना ग्रुप है, गाय के मांस को जो इंपोर्ट करता है उससे चंदा लेके बैठ जाती है। इतने निर्लज्ज लोग हैं कि ऐसी कंपनियों से चंदा लेते हैं जो गाय का मांस बेचती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कमोवेश लोगों में दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वो मैं फिर से बोलता हूँ, वो जो 1% है ना, ये 1% वो लोग हैं जो फसाद पैदा करना चाहते हैं। और इन 1% लोगों को, हालांकि दिल्ली पुलिस की मजबूरी है, लेकिन इन 1% लोगों पे अगर काबू पा लिया जाए, इनको कंट्रोल में रखा जाए, कभी देश में दंगे ही नहीं। ठीक है। हाजी साहब, एक पहलू है जिसमें एक बात आती है कि ये हंगामा, ये बवाल क्यों होता है? अब मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि कल शांतिपूर्वक सब कुछ हो जाए, लेकिन बवाल जो शुरू होगा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप जैसे लोग उन तमाम युवाओं को, उन तमाम लोगों को ये मैसेज दें कि भाई ये गाइडलाइन जो बना हुआ है, उन गाइडलाइंस का पालन करें। आप त्यौहार एंजॉय करें और दूसरों को खुशी खुशी उसमें शामिल करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि कहीं से उनको शिकायत मिलेगी तो फिर उनको एक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए सर कि ये बवाल की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत इसी नोट पे होती है कि कोई अति उत्साह में आ जाए या ये जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन करे। जी, आपने देखा होगा कि अभी एक वीडियो भी बहुत सारी वायरल हुई थी, किस तरीके से जहां पर बकरे बिकते थे वहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है, जो 1%, जो भाई ने भी बताया, सब लोग बता रहे हैं, वो सुअर लेके पहुंच जाता है। तो इस तरीके के बैड एलिमेंट्स लोग और फ्रिंज एलिमेंट्स
जो किन पार्टियों के हैं उनकी जांच नहीं होती। दिल्ली पुलिस जो लगातार बातें हो रही थी कि दिल्ली पुलिस ऐसी है, वैसा है, ऐसा है, वो तो उसकी सराहना करनी चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग हैं कि ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई करेंगे जो इस तरीके के लोग बैड एलिमेंट्स हैं, और उनके अगर वो कोई कार्य भी करते हैं उनके खिलाफ कोई कानून की कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें तुरंत बेल मिल जाती है। ऐसे कई सारे केसेस दिल्ली के अंदर हैं, कहेंगे तो मैं जो राव साहब हैं उनको भेज दूंगा, मैंने उसमें FIR करवाई है मगर उनमें गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसे ऑफेंस लगाए गए BNS के जिसमें उनको हैंड टू हैंड जमानत हो गई। तो जिस तरीके से लगातार जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ममता त्यागी जी हमारी बहन, वो ये कह रही थी कि वही वो ताहिर हुसैन का जिक्र करा उन्होंने जो है अमानतुल्ला खान का जिक्र किया, उन्होंने कपिल मिश्रा का जिक्र नहीं किया जो आज मंत्री बने बैठे हैं, जिन्होंने दिल्ली दंगे में सबसे अहम रोल निभाया दंगा होने के लिए। मौजपुर चौक पे कौन था जो पुलिस को धमकी दे रहा था कि रोड खोलवा दो नहीं तो हम खोल देंगे। आज वो हमारे दिल्ली के जो है कैबिनेट में मिनिस्टर बने बैठे हैं ऐसे लोग जो कल तक मोदी जी के बारे में क्या क्या आप सब कहते थे, वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। मगर ये पार्टी ऐसी पार्टी है, इनके अंदर चले जाओ, इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है धर्मराज जी कि उस वॉशिंग मशीन में कितना ही आप इनके खिलाफ बोल दो, कितने ही आप जो है करप्शन कर लो, कितने ही बड़े आप अपराधी हो, उन लोगों को ऐसी वॉशिंग मशीन में डाल के बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है और फिर वो लोग आकर यहाँ पर गाइडलाइन बनाते हैं। दूसरा मैं कह रहा हूँ जब नाली में पेशाब बह सकता है, गोबर बह सकता है, गोबर बह रहा दिल्ली के अंदर, और साफ सफाई का मतलब ये बातें करके कि खून ना बहाया जाए, कितना खून निकलता है जानवर में, इतना कोई खून थोड़ी होता है जानवर में। तो जिस तरीके की ये गाइडलाइन बनाई गई है दिखाती है जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं जिन जिन राज्यों में, वहां पर मुसलमानों की चोरी टाइट कैसे की जाए, कैसे एक तबके को खुश करा जाए, ये मानसिकता जो भाजपा की है कि मुसलमानों को कैसे हम ठीक रख रहे हैं, कैसे उनके त्योहारों पे, और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं लगातार। आप कपिल मिश्रा जी की आईडी देख लीजिए, उन्होंने अभी तक अपने मंत्रालय का अपने कोई काम के लिए ट्वीट और उतनी उपलब्धि नहीं बताई जितनी वो ये बता रहे हैं कि हमने गाइडलाइन बना दी, हमने ये सारी चीजें कर दी। तो ये चीजें करना, ऐसे करना, एक समाज को वो करना, ये गलत बात है। आप जो है कैबिनेट में अगर मिनिस्टर हैं तो आपका फर्ज बनता है कि सबको एक ही एंगल से, एक ही नजर से देखें। आपने संविधान की शपथ ली है, तो मगर इस तरीके से ही भाजपा के लोग जहां जहां भी इनकी सरकारें दिल्ली में जहां भी हैं, ये लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं और जो है चोरी टाइट करने का काम कर रहे हैं। धर्मराज जी, ये बिल्कुल गलत बात है। इनको एक चश्मे से देखना चाहिए, दो चश्मे से देख रहे इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह की गाइडलाइन बना रहे हैं। और खास तौर से आप भी देखना कल कितनी सारी न्यूज बनेगी, और इस पर पिछले 6-7 दिन से नेशनल टीवी डिबेट्सों में भी ये डिबेट चल रही है बकरा ईद को लेके। बताइए जो इशू है, आज डॉलर 100 रुपए से ऊपर हो गया है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, उन पर चर्चा ना हो, इसी वजह से ये चाहते हैं कि बकरे पे चर्चा हो। ठीक है, ये ममता जी आप कुछ कह रही हैं? हाँ बोल लीजिए ममता जी, बोलिए, फिर आसो पर जल्दी से जाऊंगा। मैं 2-3 चीजों का जवाब देना चाहती हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अब बिना कुछ पढ़े लिखे डिबेट पे आ रहे हैं। मैं 2-3 चीजों से आपके सामने बिल्कुल प्रूव कर देती हूँ। पहली बात तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जी की बात को किस तरह ट्विस्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया, मैं बता दूं। शुभेंदु अधिकारी जी ने वेस्ट बंगाल में एनिमल स्लॉटर एक्ट 1950 इम्प्लीमेंट कराया है, जिसके की मैंडेट्स हैं कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखी गई है कि काउ, बुल्स, बैलॉक, बफेलो या कोई भी स्लॉटर हाउस में अगर कोई जानवर काटा जाएगा तो उसकी एज 14 साल से ऊपर होनी चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्लॉटर हाउस की लोकेशंस को एक नियमावली जारी की है। लेकिन क्योंकि इन्हीं चीजों को नैरेटिव में लेना होता है, अपने अकॉर्डिंग सेट करना होता है, तो उसको सोचिए कितना पलट के आपके सामने बात करें। दूसरी बात मैं कह देती हूँ, दूसरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस कांग्रेस पार्टी ने उसी की महिलाओं का 50% आजादी का, राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ राइट ऑफ लिविंग यानी बेसिक एलिमनी का अधिकार तक छीन लिया। मेरा मानना तो यह है कि मुस्लिम समाज को कांग्रेस का तो प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी मुस्लिम महिलाओं, बेटियों को उन्होंने जीने योग्य ही नहीं समझा, उन्हें सेकेंडरी कैटेगरी का एनिमल ही बना दिया। लेकिन हमारी वो सरकार है जो मुस्लिम समाज का वाकई में भला चाहती है, केवल उसका वोट बैंक के लिए यूज नहीं चाहती। इसीलिए उस समाज की महिलाओं को सशक्त करना चाहती है, उनको आगे लाना चाहती है। लेकिन इनका माइंडसेट हमेशा वही चल रहा है कि नहीं,
हमें सिर्फ सत्ता चाहिए, हमें सिर्फ राजनीति करनी है, हमें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, हमें महिलाओं से मतलब नहीं, हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हमें सिर्फ भाजपा का विरोध, उसके लिए शायद देश का विरोध हो, सेना का विरोध हो, किसी भी लेवल का विरोध हो, वो करते जाएंगे। दूसरी बात, ताहिर हुसैन की बात कर, मैं अभी बात कर दी कपिल शर्मा जी की, ताहिर हुसैन जी की तो बाकायदा वीडियो क्लिपिंग और फुटेज है पेट्रोल बम बनाते हुए और फेंकते हुए, और उनके घर पे क्या क्या नहीं मिला ये पूरी दिल्ली की जनता जानती है, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा बच्चा जानता है। तो बोलने से पहले सोचिएगा, अपने गिरेबान में एक बार झांकिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में इसके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोलैबोरेशन था, इंडिया अलायंस का, अगर आप भूल गए हो तो आप किस चीज की बात करते हैं? अवसरवादिता की राजनीति में आपने सारे पैमाने खो दिए हैं। आप वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि विधानसभा में हम अलग हो जाएंगे, हम लोकसभा में हमें बीजेपी को हजाराना हम साफ हो जाए। तो आप लोग कंफ्यूज हैं, नैरेटिव के बेस पे कंफ्यूज हैं, अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज हैं, अपनी राजनीति को लेकर। इसी वजह से आप लगातार हार रहे हैं और बाद में ब्लेम जो देते हैं भाजपा को देते हैं। और हम 10% के करीब है। मैंने अपनी आम आदमी प्रवक्ता वैभव जी को भी करेक्ट कराया था, फिर से कह रही हूँ, हम 10% है। बीजेपी की मेंबरशिप जो लोग हैं वो 14 करोड़ है, हम 10% है, 10% की वजह से 90% सुरक्षित है। इसलिए गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करिए, सही स्टेटमेंट को सही ढंग से प्रस्तुत करिए, उसको गलत डायरेक्शन में मत लीजिए, अपने अकॉर्डिंग, मतलब अवसरवादिता अपने कोर्स में मत लाइए। ठीक है ममता जी, ठीक है सर, ठीक मैम। राज साहब जल्दी से जवाब सर। बात घूम फिर कर समस्या के समाधान की नहीं आती, कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात आती है कि आपने 1 गोल किया, मैंने 2 गोल मारा, आपने 2 गोल किया, मेरी कोशिश होगी 3 गोल करना, या तो दो की बराबरी पे तो छोटे, ये मसला हो जाता है। और समस्या की जड़ वहीं पर है कि कोई दोनों पक्षों को नहीं देखता, हम सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं। क्योंकि ये तो होता है कि एक आध बार हो सकता है कि एक पक्ष की गलती रही हो, ज्यादा गलती रही हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार में ये होता है कि दोनों तरफ से किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा, और जो सहनशीलता है, सहिष्णुता है, वो तो लगभग खत्म हो गई है। राव साहब जी, धन्यवाद जी। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, जो ऐसे धार्मिक प्रयोजनों में कुछ गड़बड़ होने की बात है, ये सबका अपना एक सहयोग की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कंसोलिडेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। आपसी तू मैं और द्वेष भावना को छोड़कर एक पार्टी कौन है, दूसरा क्या कहता है, कोई भी ये सब चीजें हमसे, ये ऐसी जब चीजें आती है, धार्मिक फंक्शंस होते हैं, उसमें सभी पार्टीज को अपने मतलब छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर ऊंचा उठकर बात करनी चाहिए और आपस में ये देखना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि गड़बड़ जब होती है तो आम पब्लिक किसती है, आम पब्लिक का नुकसान होता है, लोगों को जाने गंवानी पड़ जाती है, कई बार उनको नुकसान होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो उसका हर्जाना और खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि हमेशा सभी लोग मिलकर ऐसे धार्मिक प्रोग्राम में कोई भी गड़बड़ी ना फैले, इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि किसने तुमने क्या किया और हमने क्या किया और ये उन्होंने ये बोला और इन्होंने ये बोला। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स होने की जरूरत है और सभी को मिलकर, पब्लिक को भी साथ में मिलकर, पुलिस। चलिए ठीक है वैभव, ठीक है वैभव, जल्दी से बताइए, सब चाहते हैं कि शांति रहे, फिर अशांति क्यों? ये सब नहीं, मैंने बताया ना 1%, आप भूल जाते हैं धर्मराज जी, 1%, वो 1% जो है ना, वो 1% नहीं चाहते हैं। तो वो 1% अगर वो भाजपा वाले 10%, अरे मैंने, अच्छा मैंने देखिए, तो ये बताओ बाबा भाई, ये बताओ बाबा जी बताइए, वो जो 1% है, उस 1% में सारे लोग एक ही तरफ के हैं या कोई दूसरे तरफ के भी लोग हैं? अरे सब, मैं तो कह रहा हूँ मैं बीजेपी की या किसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1% में सब है। हाँ, 1% में ये अब मैं आपके हमेशा धर्मराज जी, हाँ। मैंने क्या होता है ना, आप पता नहीं क्यों मिस्टेक कर देते हैं। पूरा मेरी चीजें, हो सकता है मैं छोटा हूँ, सुन लिया कीजिए मेरी बात भी सर। मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि लगातार ये दोनों तरफ जो ऐसे जो होते हैं ना, मतलब जो अपने आप को ऑरा बनाने के लिए, ऐसा स्किल दिखाने के लिए अपने आप को ये सब हरकतें बाज नहीं आते, और वही है लुक्के, ऐसे लोग बदमाश लुक्के होते हैं। और ये दोनों तरफ हैं, दोनों नहीं चारों तरफ, हर धर्म में ऐसे लोग हैं। तो और ऐसे लोगों को फिर तो 10 दिशा में, हिंदू धर्म में 10 दिशाएं हैं, हर कोण में, हर दिशा में। ठीक है, होता क्या है ना, इनको मैं तो समझता हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं ना हर धर्म के,
उनको ऐसे लोगों को चिन्हित करके खुद आउटकास्ट कर देना चाहिए। अग्री। और वो खुद, और मतलब मुझे लगता है ऐसे लोगों का ठीक है समर्थन हाजी भी साहब, कोई नहीं इसमें करता है। सर जल्दी से सब लोग चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से रहे, कोई बवाल नहीं चाहता किसी भी धर्म में, किसी भी त्योहार में, किसी भी दिन, लेकिन बवाल होता है। इसमें समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको साइडलाइन करें। देखिए धर्मराज जी, आप देख ही रहे होंगे 2014 के से पहले कभी भी त्योहार होते थे, इतना दंगा फसाद होता था, पत्थर चलते थे, ना किसी तरीके का कोई विवाद होता नहीं था। हाजी साहब, बार 2014 के पहले दंगे देश में 6-6 महीने चले हैं, ऐसा नहीं कि दंगे नहीं होते थे इस देश में। दंगे खूब हुए हैं सर। बकरीद के टाइम पे कभी कोई दंगे नहीं हुए, मैं आपको बता दूं। दूसरा, कभी शोभा यात्रा जो निकलती है उन पे कभी दंगे नहीं होते थे, मस्जिद के सामने कभी डीजे नहीं बजते थे, ना कभी कोई ऐसे धार्मिक गाने बजाए जाते थे और जो मुसलमानों के खिलाफ हो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी। दंगे तब उस समय किस तरीके के होते होंगे? नहीं तो रामनवमी में भी नहीं होता था, अब तो रामनवमी में भी होने लगा, हर हिंदू धर्म में जुलूस में होने लगा, तो दोनों तरफ के लोग हैं ना। किस पार्टी को दंगों से, फसाद से किन पार्टियों को फायदा होता है, किस पार्टी को फायदा होता है और इनमें कौन लोग शामिल होते हैं, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, ये कौन लोग हैं और किस तरीके की ये लोग जिस तरीके से देश ठीक है हाजी साहब, ठीक है। ममता जी जल्दी से 10-15 सेकंड जल्दी से। बिल्कुल, बस 10 सेकंड में अपनी बात का जवाब देना चाहूंगी। एक वाहिद अली जी की बहुत फेमस कविता है, अगर आपने सुनी है, और उसकी 2 लाइनें कोट करके अपनी बात समाप्त करती हूँ कि देश में सौहार्द किस तरह होना चाहिए। देश में सौहार्द कुछ इस तरह होना चाहिए कि वाहिद के घर जले जो दीपक, मंदिर तलक उजाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। ये उस कविता की सिर्फ मैंने 2 लाइनें आपके सामने कोट करी, और ये अपने आप में इतनी अच्छी लाइन है कि अगर वाहिद के घर दीपक जल रहा है तो वो भी मंदिर में उजाले के लिए जले। तो ये होता है सामाजिक सौहार्द, जहाँ दोनों लोग आपस में साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरा ये ध्यान रखता है कि मेरी वजह से दूसरे को दिक्कत ना हो। उस तरह से देश का पूरा सेकुलरिज्म और सिस्टम काम करना चाहिए। जो ताली होती है दोनों हाथों से बनती है, और जब मुट्ठी बनती है वो दोनों हाथों से जब मिलके बनेगी तो देश चलिए ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया।